मैं मेघा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 20 मार्च 2023 यानी कि आज जो पटवारी का पेपर हुआ है वो क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो देखते हैं कि आज के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने जो है और भी पेपर 15, 16, 17, 18 मार्च के जो पेपर हैं वो भी मैंने अपनी वीडियो में डाले हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 20 मार्च 2023 के पेपर की। इसके ऑल सब्जेक्ट का जो है आज हम एनालिसिस करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मेहर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। हम मेहर माता मंदिर की बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है पेपर में कि मेहर माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये सतना ज़िले के मेहर में स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, इसका हम थोड़े फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये जो मंदिर है ये शारदा मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के मेहर ग्राम में जो है स्थित है। यह मंदिर त्रिकूट पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह तमसा नदी के तट पर त्रिकूट पर्वत की पर्वतमालाओं के मध्य है। यह ऐतिहासिक मंदिर है जो 108 शक्तिपीठों में से दोस्तों ये मंदिर एक है। ठीक है, 108 जो है हमारे शक्तिपीठ हैं उनमें से एक ये मंदिर भी है। यह पीठ सतयुग के प्रमुख अवतार नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से जो है ये मंदिर विख्यात है। ठीक है ना, ये और क्या है इसका, आल खंड के नायक आला और उदल दोनों भाई माँ शारदा के अनन्य उपासक थे। मेहर के कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थल भी हैं दोस्तों, जैसे कि माँ शारदा देवी का मंदिर है, आला देव का मंदिर है, गोला मठ का मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित जो है मेहर मंदिर है। ठीक है, ये मेहर मंदिर दोस्तों जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसके थोड़े फैक्ट और हैं, हम देख लेते हैं कि उस्ताद अलाउद्दीन खान के सम्मान में मेहर सतना में प्रतिवर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। अलाउद्दीन खान ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के मेहर घराने को पूरी तरीके से नया आकार दिया है। ठीक है दोस्तों, ये हमने काफ़ी मेहर मंदिर के बारे में काफ़ी फैक्ट को जान लिया है। हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में राम जी ने अपना वनवास कहाँ गुजारा था। वनवास की अगर हम बात करें कि राम जी ने अपना वनवास कहाँ गुजारा था, 14 वर्ष का वनवास, तो चित्रकूट में जो है दोस्तों उन्होंने अपना वनवास गुजारा था। ठीक है ना, तो चित्रकूट के बारे में हम थोड़े फैक्ट और देख लेते हैं। क्या है कि भगवान राम और सीता ने अपने वनवास के 12 साल यहीं पर बिताए थे। ठीक है ना, 12 साल जो है उन्होंने चित्रकूट में बिताए थे और जहाँ ऋषि अत्रि और सती अनसुईया ने तपस्या की थी। यहाँ चित्रकूट में ऋषि अत्रि और जो सती अनसुईया थी उन्होंने जो है यहाँ पे तपस्या की है दोस्तों। ठीक है, चित्रकूट धाम मंदाकिनी जो रिवर है उसके किनारे बसा हुआ है। एक समय यहाँ अशोक के काफ़ी पेड़ हुआ करते थे जिसके कारण इसका नाम जो है चित्रकूट पड़ा है। ठीक है, तो चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है दोस्तों। इसे संतों की जो है मतलब संतों की जगह भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ काफ़ी संतों ने तपस्या वगैरह की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को जो है चित्रकूट में जन्म दिया है। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसीदास का जो जन्म हुआ है दोस्तों वो भी चित्रकूट में ही हुआ है और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली उत्तरी विंध्य श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर सबसे अधिक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो जबलपुर जो है जबलपुर ज़िले की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है दोस्तों। ठीक है ना, तो हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला ज़िला जो है वो जबलपुर है दोस्तों, जिसकी साक्षरता दर जो है 81.1% है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में कम साक्षरता दर वाले ज़िले की अगर हम बात करें तो अलीराजपुर है। ठीक है, जिसकी जो साक्षरता दर है वो 36.1% है। ठीक है, उच्चतम पुरुष साक्षरता दर जिला जबलपुर इंदौर। ठीक है ना, तो इसका जो है दोस्तों इसका साक्षरता दर 87.3% है। ठीक है, इसका साक्षरता दर जो है 87.3% है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर अगर हम बात करें तो अलीराजपुर में है, जिसका 42% जो है साक्षरता दर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों भोपाल है। ठीक है, जिसकी साक्षरता दर 74.9% है।
न्यूनतम महिला साक्षरता दर के साथ जिला अलीराजपुर 30.3% जो है इसकी साक्षरता दर है। ठीक है, 2011 में मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% है, जबकि वर्ष 2001 में 63.7% थी। मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो 63.94% है। शहरी साक्षरता दर की हम बात करें तो 82.85% है। 2011 में महिला साक्षरता दर 60% थी। ठीक है, ये पुरुष साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 80.5% है। ठीक है, साक्षरता दर के हमने काफ़ी जो है फैक्ट को जान लिया है, काफ़ी डिटेल्स जान लिया है। आप इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बांध है, बांध पर के जाने के लिए कौन से ज़िले से होकर गुजरना पड़ता है। तो हम जो है इस बांध पर जाने के लिए जो है होशंगा ज़िले में स्थित है ये तवा बांध, तवा नदी पर बना एक बांध है। ठीक है, इसका निर्माण 1958 से शुरू हुआ और 1978 में पूरा हुआ था। ठीक है, ये बांध होशंगाबाद और हरदा ज़िलों में सिंचाई के लिए जो है पानी जाता है वो उसी बांध से जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसके जो और भी फैक्ट हैं जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, रावण की पत्नी मंदोदरी का संबंध किस जिले से है। रावण की पत्नी मंदोदरी का संबंध किस जिले से है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो मंदसौर से है। जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी वो मंदसौर की थी। ठीक है, तो मंदसौर का प्राचीन नाम जो था दसपुर था, दसपुर। ठीक है ना, इसको थोड़ा दसपुर, मंदसौर को प्राचीन काल में दसपुर के रूप में जाना जाता था। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि यह नाम रावण की पत्नी मंदोदरी से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, प्राचीन नाम दसपुर उनके पति दशानन जो रावण का दूसरा नाम था उनके नाम पर रखा गया था। जन स्मृति के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के मंदौर शहर को राजा रावण की पत्नी मंदोदरी का गृहनगर भी माना जाता है। ठीक है, मंदसौर के खानपुर क्षेत्र में रावण की लगभग 20 फीट की ऊंची जो है प्रतिमा बनी हुई है। मंदसौर में जो खानपुर एक क्षेत्र है, मंदसौर में जो खानपुर क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे रावण की लगभग 20 फीट ऊंची जो है मूर्ति एक बनी हुई है, प्रतिमा बनी हुई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पांडव ने अपना अज्ञातवास कहाँ पर बिताया था। ठीक है, पांडव ने जो अपना अज्ञातवास है वो कहाँ पर बिताया था। तो जो है पंचमढ़ी में जो है पांडव ने अपना अज्ञातवास बिताया था। दोस्तों मान्यता है कि पचमढ़ी या फिर पंचमढ़ी दोनों एक ही शब्द है। पचमढ़ी भी बोलते हैं, पंचमढ़ी भी बोलते हैं। पांडवों की 5 गुफाओं से बना हुआ है। ठीक है ना, जो पंचमढ़ी है वो पांडवों की कितनी गुफाओं से बना हुआ है, 5 गुफाओं से बना हुआ है। कहा जाता है कि पांडव ने अपने अज्ञातवास के दौरान ज़्यादा समय यहीं पर बिताया था। ठीक है, यहाँ मौजूद 5 गुफाएं पांडवों ने महाभारत काल में अपने वनवास के दौरान बनवाई थीं। ये गुफाएं यहाँ एक ऊंचे पर्वत शिखर पर मौजूद हैं। पांडवों ने वनवास पूरा कर अज्ञातवास के लिए शहडोल जिले के बुढ़ाद जनपद के लखवरिया गांव को समय के लिए चुना था। ठीक है, महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास को कुछ समय शहडोल जिले के बुढ़ान क्षेत्र अंतर्गत लखवरिया गांव में भी बिताया था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, बुरहानपुर में किसका मकबरा है। बुरहानपुर से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, बुरहानपुर से क्वेश्चन 15 तारीख के भी पेपर में पूछा गया है, 16 तारीख के भी पेपर में पूछा गया है, जो है आज 20 तारीख के पेपर में ही बुरहानपुर से क्वेश्चन बना हुआ है। तो बुरहानपुर में किसका मकबरा है ये पूछा गया है दोस्तों। तो मुमताज़ का मकबरा जो है शाहनवाज़ खान का मकबरा, ये दोनों ही मकबरे जो हैं बुरहानपुर में स्थित हैं। बुरहानपुर की अगर हम थोड़ी बात करते हैं तो क्या है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में मुमताज़ का मकबरा स्थित है। वह 5वें मुग़ल सम्राट शाहजहाँ की बहुत ही एक प्यारी पत्नी थी। वो शाहजहाँ जो है मुमताज़ को सबसे अधिक प्रेम करते थे अपनी पत्नियों में। ठीक है ना, तो 16वीं शताब्दी में मुग़ल सम्राट ने एक विशाल उद्यान हिरन पार्क के रूप में अहू खाना यानी मुमताज़ का मकबरा जो है बनवाया था।
शाहनवाज खान का मकबरा उतावली नदी के किनारे शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर काले पत्थरों से बना हुआ एक निर्माण चौक मतलब एक चौकोर वो मकबरा है जिसके चारों ओर बरामदे बने हुए हैं। ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कम साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है। सबसे ज़्यादा की हमने बात करी थी दोस्तों जबलपुर था। सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो अलीराजपुर है। ठीक है, सबसे ये ज़्यादा नहीं आएगा, सबसे कम आएगा। सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है दोस्तों, तो अलीराजपुर है। ठीक है ना, अलीराजपुर। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अलीराजपुर ज़िले की साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, 2011 के अनुसार अलीराजपुर को भारत का सबसे गरीब शहर माना जाता है। भारत का सबसे गरीब शहर किसे माना जाता है दोस्तों, तो अलीराजपुर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जहाँ 70% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है। ठीक है ना, यहाँ पर काफ़ी जो है गरीबी छाई हुई है। यह 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में सबसे कम साक्षर जिला है। ठीक है ना दोस्तों। तो जनगणना 2011 के अनुसार अलीराजपुर में महिला साक्षरता दर 31.0% है और पुरुष साक्षरता दर 43.6% है। ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल साक्षरता दर 69.32% है। मध्य प्रदेश में जबलपुर की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, साक्षरता दर से जो है क्वेश्चन बना हुआ है और ये दोनों ही क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। साक्षरता दर ज़्यादा किसकी है और साक्षरता दर कम किसकी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसलिए दोनों जो है मैंने आपको डिटेल्स बता दी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पूछें अपना, तो हमारा ये क्वेश्चन बना हुआ है कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ठीक है ना, तो पहला पूछा है दोस्तों, तो पहला जो है पचमढ़ी है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो सतपुरा रेंज की पहाड़ियों और घाटियों पर स्थित है। ठीक है, यह 1999 में एक संरक्षण क्षेत्र के रूप में जो है बनाया गया था। ठीक है, और 2009 में यूनेस्को द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो है नामित किया गया। 2009 में इसको बायोस्फीयर के रूप में जो है नामित किया गया था। ठीक है, और पंचमढ़ी को भारत सरकार द्वारा 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व जो है पंचमढ़ी को कब घोषित किया गया था, तो दोस्तों 1999 में, 1999 में। ठीक है, ये भी जो है क्वेश्चन हमारा बन सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है। यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला में अवस्थित है, संरक्षित क्षेत्र है। यह होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में विस्तृत है। ठीक है, देखिए अचानकमर जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैले अमरकंटक को 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अचानकमर को। ठीक है, पन्ना को भारत सरकार द्वारा 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। पन्ना को कब घोषित किया गया है दोस्तों, 2011 में। 2011 में जो है पन्ना को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। 2005 में अचानकमर को जो है बायोस्फीयर घोषित किया गया और 1999 को जो है पंचमढ़ी को घोषित किया गया। तो सबसे पहले पंचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था, इसलिए पहला पंचमढ़ी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो डिब्रू जो है वो सबसे छोटा है। सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, डिब्रू सिखोवा। तो डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला और सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, ये भारत की बात हो रही है और जो ऊपर पूछा गया था वो मध्य प्रदेश का पूछा गया है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया, इसलिए पंचमढ़ी है। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत का पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। ठीक है ना, अगर भारत का पहला पूछ लेते हैं तो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है ना, किसने घोषणा की थी दोस्तों बंगाल के विभाजन की, 19 जुलाई 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को लागू ये हो गया था।
19 जुलाई को घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर को जो है ये लागू हो गया था। हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया था, फिर इसको जो है वापस ले लिया गया और लॉर्ड हार्डिंग ने जो है 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा। 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आते हैं, तो मंदसौर के श्री वही तीर्थ स्थल में किसकी प्रतिमा है? ठीक है, तो पार्श्वनाथ की है। किसकी प्रतिमा है दोस्तों? पार्श्वनाथ की। ठीक है, पार्श्वनाथ की है। श्री वही तीर्थ के बारे में अगर हम जानें तो वहीं जो श्री वही तीर्थ है वो पार्श्वनाथ मंदिर है। ये वहीं स्थित इस तीर्थ स्थल की स्थापना राजा संप्रति ने की थी। ठीक है ना, यहाँ भगवान वहीं पार्श्वनाथ की काले रंग की प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। ठीक है, वो पद्मासन मुद्रा में जो है इनकी प्रतिमा है। यह मंदिर मंदसौर जिले के प्रमुख, ये मंदसौर जिले में ये मंदिर पड़ता है और वहाँ का एक प्रमुख आकर्षक है। ठीक है, संभवतः पूरे विश्व की एकमात्र अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा वाला पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जो पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जिसमें शिव जी के अष्टमुख हैं। ठीक है ना, अष्टमुख भगवान शिव जी का मंदिर जो है वो पशुपतिनाथ का मंदिर है और वो शिवना नदी की तट पर जो है स्थित है। इससे भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने जो है आपको ये दे दिया है। तो नेक्स्ट है हमारा कि चारों दिशाओं में मंदिर के प्रवेश द्वार हैं वो केवल पश्चिम दिशा में ही खुलता है। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है? ये श्री वही मंदिर की। मंदिर जो श्री वही मंदिर है उसमें 7.5 फीट जो ऊंचा है वो शिवलिंग स्थापित है। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राफेल नाडल ने किसको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता? ठीक है ना, तो किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को। ठीक है, तो राफेल नाडल स्पेन के जो थे, डेनियल मेदवेदेव रूस के थे, उनको हराकर जो ग्रैंड स्लैम सीजन ओपनर था, ऑस्ट्रेलियन ओपनर का खिताब उन्होंने 2022 में जीता था। राफेल नाडल ने अपना 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के साथ 3 तरफा बराबरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, तो एक्साइज ड्यूटी कौन सा कर है? मतलब एक्साइज ड्यूटी कौन सा कर है, कौन सा टैक्स है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर। एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। सरकार यह कर कुछ उत्पादों की बिक्री, लाइसेंस और उत्पादन पर लगाती है। ठीक है ना, भारत की केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकार कुछ उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी भी जमा कर सकती है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि बुरहानपुर के किले में कौन सा राजा राज्यपाल कहलाता था? बुरहानपुर से एक क्वेश्चन और बनाए, 2 क्वेश्चन जो है बुरहानपुर से आज के पेपर में पूछ लिए गए हैं। यह खानदेश की राजधानी ही थी। ठीक है, जो बुरहानपुर थी वो किसकी राजधानी है दोस्तों? खानदेश की। इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मालिक अहमद के पुत्र नासिर द्वारा बसाया गया था। अकबर ने 1599 ईस्वी में बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया था। अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश को मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ ने प्रिय जो मुमताज़ उनकी बेगम थी, ठीक है ना, प्रिय बेगम मुमताज़ थी, उनकी सन 1631 ईस्वी में यहाँ मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, जो मुमताज़ की मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? 1631 ईस्वी में हुई थी, बुरहानपुर में। मराठों ने बुरहानपुर को अनेक बार लूटा और बाद में इस प्रांत से चौथ वसूल करने का अधिकार भी मुग़ल सम्राट से प्राप्त कर लिया। ठीक है, बुरहानपुर में ही मुग़ल युग की अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बनवाई गई प्रसिद्ध अकबरी सराय भी है। ठीक है, अकबरी सराय कहाँ पर है? तो ये बुरहानपुर में ही स्थित है। चंद्रशेखर आज़ाद गुफा कहाँ है? चंद्रशेखर आज़ाद गुफा दोस्तों टीकमगढ़ में है। ठीक है, सतान नदी के तट पर जो है ये एक ऐतिहासिक गुफा है। ठीक है, सतान नदी के तट पर है, ये टीकमगढ़ में है चंद्रशेखर आज़ाद गुफा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं रणजी ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम मध्य प्रदेश की टीम के कोच कौन थे? तो दोस्तों चंद्रकांत पंडित जो हैं वो इसके कोच थे। रणजी ट्रॉफी 2023 सीजन के विजेता की अगर हम बात करते हैं तो सौराष्ट्र जो थे इसके विजेता थे।
ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का युद्ध जो है क्वेश्चन पूछा गया है आज के पेपर में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है। द्वितीय युद्ध अगर आगे पेपर में पूछ लिया जाता है तो द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें तो 14 जनवरी 1761 में जो है इसका तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है ना दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस जिले में चतुर्भुज मंदिर स्थित है? ठीक है ना। तो ग्वालियर जिले में। किस जिले में है दोस्तों? ग्वालियर में। ग्वालियर में जो है चतुर्भुज मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला शैलाश्रय कहाँ पर है? तो पहला शैलाश्रय की अगर हम बात करते हैं तो भीमबेटका है। ठीक है। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है ना। इसे 2003 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। पुरातात्विक BS बाकड़कर ने 1957 में भीमबेटका की खोज की थी। ठीक है ना दोस्तों। यह भारत और दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकारी में से एक थी। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि शून्य की खोज किसने की है? शून्य की खोज शून्य की खोज कहाँ पर हुई है दोस्तों? तो शून्य की खोज ग्वालियर में हुई है। ठीक है। ये आंसर लोगों ने हमें बताया है, बच्चों ने, कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शून्य की खोज कहाँ हुई है, तो ग्वालियर जो है इसका आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, वो प्रथम युद्ध कब हुआ था ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है ना। और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पानीपत का युद्ध हुआ था। गुप्त काल में रुपये को क्या बोलते थे? तो गुप्त काल की अगर हम बात करें कि गुप्त काल में रुपये को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो दीनार बोलते थे। क्या बोलते थे? दीनार। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। कुषाणों के बाद गुप्त सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो देखिए, एड्स होने पर कौन सी कोशिका पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? तो टी कोशिकाओं पर दोस्तों जो है एड्स होने पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि यदि आपको एड्स हुआ है तो आपकी जो है कौन सी कोशिका पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों कि हमारी टी कोशिकाओं पर जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। एथेनोइक एसिड से जो है दोस्तों प्रश्न बना हुआ था। क्वेश्चन क्या था ये हमें पूरी तरीके से इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। एथेनोइक एसिड से क्वेश्चन बना था ये बस हमें पता है। तो अगर हम एथेनोइक एसिड की दोस्तों बात करते हैं तो यह लाल चींटियों, जो लाल रंग की चींटियाँ होती हैं उनमें ये जो है एसिड पाया जाता है। इसका उपयोग पशुओं के चारे में परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था ये अभी हमें पूरी इसकी जानकारी नहीं मिली हुई है। निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? संक्रामक रोग पूछा गया था दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर मलेरिया था। ठीक है। कि मलेरिया जो है एक संक्रामक रोग है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की इकाई की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये जो कूलाम है ये विद्युत आवेश की इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि पानी से कौन सा रोग होता है? गंदे पानी से कौन सा रोग होता है? तो अगर गंदे पानी से रोग की हम बात करें तो टाइफाइड जो है गंदे पानी से होता है। ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है दोस्तों कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं दोस्तों? तो चूना पत्थर जो होता है ना उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से किसमें कार्बन पाया जाता है? निम्न में से किसमें कार्बन पाया जाता है दोस्तों? तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला है जो इसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर यह स्वतंत्र रूप में कोयले, हीरे और ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। ठीक है। पृथ्वी की सतह में जो है ये स्वतंत्र रूप से किसके रूप में मिलता है? कार्बन अपन को किसके रूप में मिलता है? कार्बन अपन को कोयले, हीरे और ग्रेफाइट के रूप में जो है दोस्तों मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एथेनोइक एसिड का सूत्र क्या है? एथेनोइक एसिड से आई थिंक यही क्वेश्चन बना होगा कि एथेनोइक एसिड का सूत्र क्या है? तो CH3COOH जो है एथेनोइक एसिड का सूत्र है। CH3 दोस्तों COOH। अपर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पोटेशियम लेने से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है ना। तो अपर्याप्त मात्रा में अगर हम कैल्शियम पोटेशियम लेंगे तो हमें जो है कैसी बीमारी हो जाएगी दोस्तों? तो हृदय रोग जो है हो जाएगा, जिससे कि जो है दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ठीक है ना। हृदय से संबंधित जो है बीमारियां हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में पाया जाता है? कुछ ऑप्शन दिए हुए थे तो इसमें से करेक्ट आंसर था अपना आंवला। आंवले में जो है सबसे अधिक विटामिन C पाया जाता है। इसके अलावा संतरा, नींबू जो होती हैं, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन C पाया जाता है।
कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, नमक आप भोजन के रूप में जो है लेते हैं तो ये क्या है एक तरीके का। तो दोस्तों ये क्या है, खनिज लवण है। ये क्या है, खनिज लवण है, ठीक है ना। पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, नमक जो हम भोजन में ले रहे हैं ये एक तरीके का क्या है दोस्तों, एक तरीके का खनिज लवण है। नेक्स्ट हम आ गए हैं तो देखिए कंप्यूटर पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। हमारा कंप्यूटर से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। नेटवर्क से जो है प्रश्न बना हुआ है कंप्यूटर में, मेमोरी से जो है प्रश्न बना हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है यह अभी पूरी तरीके से नहीं पता चल पाए हैं, लेकिन ये टॉपिक वाइज मैं आपको बता देती हूँ कि फायरवॉल से जो है प्रश्न बना हुआ है। कंप्यूटर के पिता किसे माना जाता है। कंप्यूटर के पिता दोस्तों किसको माना जाता है, तो इससे जो है क्वेश्चन अपना बना हुआ है कि कंप्यूटर के पिता किसे माना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज जो हैं उनको कंप्यूटर के पिता माना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता माना जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कौन सी भाषा हाई लेवल भाषा है, ठीक है ना। कौन सी भाषा हाई लेवल भाषा है, तो C++ और जावा जो ये है जो हाई लेवल भाषा है, ठीक है। डेटाबेस से प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। डेटाबेस क्या है ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है दोस्तों। लैपटॉप से क्वेश्चन बना हुआ है, तो लैपटॉप एक मिनी कंप्यूटर है। कैसा दोस्तों, एक मिनी कंप्यूटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है प्रश्न बना हुआ है। MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है हमारा। MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। WWTT का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो WWTT का फुल फॉर्म दोस्तों होता है वर्ल्ड वाइड टच टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। हर पेपर में कंप्यूटर में किसी ना किसी का जो फुल फॉर्म पूछा ही जा रहा है, तो इसमें आज के पेपर में जो है WWTT का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट पे अपने आ गए हैं। देखिए दोस्तों मैनेजमेंट से जो है किस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो साझेदारी से जो है अपना क्वेश्चन एक पूछा गया है। हेनरी फेयोल से प्रश्न बना है। FW टेलर से प्रश्न बना है। आधुनिक प्रबंधन से कौन रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। मार्केटिंग से क्वेश्चन अपना पूछा गया है मैनेजमेंट में। संगठन से भी प्रश्न बना है और किसी की जो है परिभाषा पूछी गई है, ठीक है दोस्तों। तो आज के पेपर में इतना ही था। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें एक दो क्वेश्चन जो है शिफ्ट 2 के भी जो है मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मिक्सअप पेपर है, ठीक है। तो जो लोग पेपर देने गए होंगे उनको पता होगा कि शिफ्ट 2 के क्वेश्चन जो हैं इसमें कौन से हैं और शिफ्ट 1 के कौन से हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं और भी जो वीडियोज़ डालती हूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि जो है ये एग्ज़ाम अभी पूरे महीने जो है चलने वाले हैं और ये काफ़ी तैयारी भी मांग रहा है। पेपर इतना इजी भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, लेकिन आई होप जो मैं आप लोग को पुराने पेपर डालती रहती हूँ, जैसे कि जो पेपर हो रहे हैं अभी जो मैं डाल रही हूँ, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती होगी कि किस प्रकार का जो है पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं। तो आप लोग जो है मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं और जो मैंने और भी वीडियोस डाली हैं कि वर्तमान में कौन क्या है और पटवारी के MPGK के मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो भी आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। वो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।